हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्डवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में हम सब बात करेंगे संगम काल के बारे में। और लास्ट वीडियो में हमने संगम कालीन इतिहास की जानकारी के स्रोत के बारे में चर्चा की थी और हमने अशोक के अभिलेख, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में, फिर स्ट्रैबो, फिर प्लीनी, फिर पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, फिर इसी तरह से हमने कॉस्मस इंडिको प्लेस्टस के बारे में जिक्र किया था। और ये चूंकि इसके बारे में पहले से ही मैं जिक्र कर चुका हूं, इसलिए यहां पर उन बातों की चर्चा महज उसकी एक पुनरावृत्ति होगी। इसलिए हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज की इस क्लास में हम सब बात करेंगे संगम काल के इतिहास की जानकारी के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत यानी संगम साहित्य के बारे में। यानी कल के वीडियो में, यानी लास्ट वीडियो में हमने संगम काल के संबंध में जो कुछ भी आपको बताया वो संगम साहित्य के पहले की बात की थी। यानी कि इस काल के इतिहास की जानकारी का जो स्रोत है वो स्रोत केवल संगम साहित्य ही नहीं है, बल्कि और सारे अभिलेखीय स्रोत भी है, कुछ पुरातात्विक स्रोत है और साथ में बहुत सारे जो ग्रीक लेखक है, क्लासिकल लेखक है, उनकी जो रचनाएं हैं वो भी इस काल के इतिहास की जानकारी के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। तो हमने संगम काल के पहले, संगम साहित्य के पहले, बल्कि संगम साहित्य के पहले जो और सारे सोर्सेस है हमने लास्ट वीडियो में उसी की चर्चा की थी। आज की इस क्लास में हम सब बात करेंगे संगम साहित्य के बारे में एक्सक्लूसिवली, ठीक है। तो देखिए, संगम साहित्य की जब हम बात करते हैं तो हमने पहले वीडियो में इस बात को समझाया कि संगम काल को संगम काल कहते क्यों हैं। तो इसका कारण हमने बताया कि इस युग के इतिहास की जानकारी का जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो संगम साहित्य है। और संगम साहित्य में संगम शब्द का तात्पर्य क्या होता है यह भी हमने पहले वीडियो में बताया था। हमने ये बताया था कि संगम वास्तव में तमिल विद्वत जनों का एक परिषद हुआ करता था जिसका कार्य था नवोदित तमिल कवियों की रचनाओं का मूल्यांकन करना, और अगर वो पठन योग्य है तो उसको छपने के लिए उससे जो है पाठक, आम जो सामान्य पाठकगण है उसके पठन के योग्य उपलब्ध कराना। यही तमिल विद्वत जनों के इस संगम नामक परिषद का कार्य होता था। तो संगम नामक तमिल विद्वत जनों के परिषद के द्वारा नवोदित तमिल कवियों की रचनाओं का जब अनुशंसा की जाती थी और जब वो पठन योग्य होता था तो ऐसी स्थिति में ऐसे ही संगम नामक परिषद के द्वारा अनुशंसित जो साहित्य है उसे ही संगम साहित्य कहकर पुकारा जाता है। और इस तमिल संगम साहित्य से हमें दक्षिण भारत में जिस मूल युग के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है उसी युग को संगम युग कहकर पुकारा जाता है। तो बात अपने आपको हमने बताया। तो अब देखिए, समझने की कोशिश करते हैं कि संगम साहित्य क्या होता है, ठीक है, उसके कितने रूप हैं, किस तरह के हैं। आज के इस क्लास में हम लोग इस बात को ही जो है जिक्र करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में यह बात बताई थी कि इरेयनार अरुगप्पोरुल, ठीक है, इरेयनार अरुगप्पोरुल 8वीं सदी के एक तमिल लेखक थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम इस बात की जानकारी दी कि जो है सुदूर दक्षिण में मदुरा के पांड्य वंश के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन हुआ था। और इस 3 संगम में जो तमिल विद्वत जनों का परिषद इकट्ठा हुआ तो उसके द्वारा अनुशंसित साहित्य संगम साहित्य के नाम से पुकारा जाता है। तो इरेयनार अरुगप्पोरुल ने ही सबसे पहली बार इस बात की चर्चा की थी, यानी संगम साहित्य के बारे में जानकारी दी थी। और ये कहा था कि 3 संगम हुए थे और 3 संगम में संगम का जो संरक्षण है, जो कह सकते हैं जो पैट्रोनिस था, वो जो है वो कौन था, वो पैट्रोन जो है वो था मदुरा का पांड्य वंश। यहां पर इस बात को समझिएगा कि इस पूरे संगम काल में आगे जब हम जाएंगे, जब इसके राजनीतिक जीवन के बारे में बात करेंगे, जब इस काल के शासकों के बारे में बात करेंगे, तो मोटे तौर पे 3 वंश इस काल में आएंगे। वो है चेर, है चोल और पांड्य, ठीक है। चेर, चोल और पांड्य, ये 3 राजवंशों के इर्द गिर्द पूरा संगम काल जो है वो कह कि घूमता है। तो इसी चेर, चोल, पांड्य में जो पांड्य वंश था ना, उसी पांड्य वंश के शासकों के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन हुआ और उसी संगम से निकला हुआ जो साहित्य है उसे ही संगम साहित्य कहकर पुकारा जाता है। तो इसी को जो है हमने आपको यहाँ पे बताया कि संगम साहित्य में क्या है। तो संगम कालीन इतिहास की जानकारी के सर्वाधिक प्रमुख महत्वपूर्ण स्रोत, ठीक है, सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो संगम साहित्य माने जाते हैं। और संगम में हमने आपको बताया कि संगम वास्तव में तमिल विद्वत जनों का एक परिषद हुआ करता था, ठीक है। संगम जो है वो तमिल विद्वत जनों का एक परिषद हुआ करता था।
एक परिषद हुआ करता था जिसका कार्य नवोदित तमिल कवियों की रचनाओं का मूल्यांकन करना होता था। ठीक है, उसका जो कार्य होता था वो नवोदित तमिल कवियों की रचनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन करना होता था। इस संगम नामक परिषद के द्वारा अनुमोदित जो तमिल साहित्य है उसे ही संगम साहित्य के नाम से पुकारा गया। इस संगम साहित्य से दक्षिण भारत के जिस युग की इतिहास की जानकारी मिलती है उसे ही संगम काल कहा जाता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। संगम जो शब्द है वो तमिल विद्वत जनों का परिषद है और इसके द्वारा अनुशंसित जो तमिल साहित्य है उसे ही संगम साहित्य कहा गया और संगम साहित्य से जिस युग के इतिहास की जानकारी मिलती है उसे ही संगम काल कहकर पुकारा जाता है। बस इतनी सी बात है। इसके बाद देखिए इरे यनार अरु गप्पो रूल। अब जब हम ये कहते हैं कि संगम साहित्य से उस युग के इतिहास की जानकारी मिलती है तो सवाल ये उठता है कि संगम साहित्य के बारे में जानकारी कहां से मिलती है। तो इरे यनार अरु गप्पो रूल, ये ध्यान रखिएगा, इरे यनार अरु गप्पो रूल जो 8वीं सदी के एक तमिल कवि थे। ठीक है, एक तमिल कवि थे, उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि सुदूर अतीत के पांड्य राज्य की राजधानी मदुरई में तमिल कवियों के कुल 3 सम्मेलन हुए। एक बात ध्यान रखिएगा कि पांड्य राज्य की राजधानी मदुरई में तमिल कवियों के कुल 3 सम्मेलन हुए। ठीक है, तो यहां पर क्या करिएगा कि राजधानी जो है छोड़ दीजिए क्योंकि मदुरई में 2 हुआ था, पहला और तीसरा। दूसरा जो था वो हुआ था अलवाई कपाटपुरम या अलवाई में। तो यहां पे फिलहाल ये ध्यान रखना है कि सुदूर अतीत के पांड्य शासकों के संरक्षण में कुल 3 सम्मेलन हुए थे तमिल कवियों के। और ये संगम अब देखिए ये जो कहता है वो कहता है कुल 9,990 वर्षों तक चला, 8,598 कवियों ने भाग लिया और 197 पांड्य शासकों का संरक्षण मिला। अरु गप्पो रूल का, आप देखिए यहां पे अरु गप्पो रूल में गप शब्द लगाए ना, तो जाहिर सी बात है ये एक प्रकार से गप है या अतिशयोक्तिपूर्ण विश्लेषण है, एग्जैजरेशन है कि 9,990 वर्षों तक चला, 8,598 कवियों ने भाग लिया और 197 पांड्य शासकों का संरक्षण मिला। तो ये वास्तव में एक अतिशयोक्तिपूर्ण विश्लेषण है, एक एग्जैजरेशन है। इरेयनार अरु गप्पो रूल ने गप्पे हाकी है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वास्तव में आज जो संगम साहित्य उपलब्ध है वह मात्र 473 कवियों द्वारा रचित 2,279 कविताएं हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि जो आपको जानकारी रखनी है, सबसे पहली बात कि तमिल जो लेखक है इन्होंने जानकारी दी और 3 सम्मेलन, कितने सम्मेलन हुए? 3। और कौन से शासक के संरक्षण में? पांड्य। और ये पांड्य राज्य की राजधानी जो है ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में मदुरा का जो क्षेत्र था वही उसकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, इसके बाद देखिए अरु गप्पो रूल का आगे कहना है, उसका ये कहना था कि कुल 3 संगम हुए और वो इस कुल 3 संगम में पहला जो संगम था उस संगम का एक भी साहित्य उपलब्ध नहीं है। ये कौन कर रहा? अरु गप्पो रूल। वो कह रहा है कि प्रथम संगम का एक भी साहित्य उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं उपलब्ध है भाई? तो वो ये कहते हैं कि जब संगम खत्म हो गया तो वहां पर कुछ दिनों के बाद भयंकर बाढ़ आ गई और बाढ़ आने के बाद मदुरा में जितने भी इस तरह के साहित्य थे सब उसमें बह गए, सब नेस्त नाबूद हो गए, सब बर्बाद हो गए। इसलिए प्रथम संगम को आप केवल कह सकते हैं संख्या में उसकी गिनती करने के लिए आप कह सकते हो, लेकिन उसका कोई भी संगम साहित्य, कोई भी साहित्य वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है। फिर ये कहते हैं अरु गप्पो रूल ने आगे कहा कि दूसरा जो संगम है वो संगम का एकमात्र उपलब्ध जो साहित्य है वो तोलकाप्पियम है। ठीक है, तोलकाप्पियम है जो ओल्डेस्ट तमिल व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये सवाल है कि तोलकाप्पियम जैसे हम संस्कृत भाषा का ओल्डेस्ट उपलब्ध व्याकरण ग्रंथ पाणिनि का अष्टाध्यायी को मानते हैं ना, ठीक इसी तरह से अगर तमिल भाषा का ओल्डेस्ट उपलब्ध व्याकरण ग्रंथ की बात आएगी तो वो तोलकाप्पियम है। और ये तोलकाप्पियम तमिल व्याकरण ग्रंथ का ओल्डेस्ट एग्जाम्पल है और इसकी रचना दूसरे संगम का जो कह सकते हैं अध्यक्षता की थी प्रारंभ में ऋषि अगस्त, और ऋषि अगस्त के 12 शिष्य थे। उन 12 शिष्यों में से एक तोलकाप्पियर थे जिन्होंने दूसरे संगम का बाद में अध्यक्षता भी की थी और उन्होंने ही इस पुस्तक की रचना की, यानी कि तोलकाप्पियम
नामक ग्रंथ के रचयिता है, और तोलकाप्पियम जो है वो क्या हो जाएगा, प्राचीनतम तमिल व्याकरण ग्रंथ हो जाएगा। अभी सब आगे लिखा हुआ, परेशान मत होइए, पहले सुनिए, पहले कान में पहले वो आवाज गूंजने दीजिए, पहले वो बातें जाने दीजिए, फिर जब आप पढ़ोगे तो उसको क्या है कि वो एक प्रकार से सीमेंटिंग करेगा, फिर ठीक है ना, फिर उसको मजबूती से जकड़ देगा, वहीं पे रखेगा ब्रेन में। इसलिए पहले समझना बहुत जरूरी है, सुनना बहुत जरूरी है। दूसरे संगम, इसके बाद फिर वो आगे कहते हैं, ठीक है, फिर अरुगप्पुरुल ने यह आगे कहा कि जो है इसके बाद जितने भी उपलब्ध संगम साहित्य है वर्तमान समय में, वो सब का संबंध तीसरे संगम से, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, पहले संगम का एक भी उपलब्ध साहित्य नहीं है, दूसरे संगम का एकमात्र उपलब्ध साहित्य तोलकाप्पियम है, और तीसरे संगम, शेष संगम साहित्य का संबंध जो है वो किससे है, तीसरे संगम से है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां पे देखिए अरुगप्पुरुल का आगे कहना है कि प्रथम संगम की कोई रचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इस संगम के बाद मदुरई में भीषण बाढ़ के कारण इसके सारे संगम साहित्य नष्ट हो गए होंगे। यह भी कहा जाता है कि प्रथम संगम में देवताओं ने भी हिस्सा लिया था। द्वितीय संगम की एकमात्र रचना तोलकाप्पियार द्वारा रचित एक तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकाप्पियम है। शेष सारे संगम साहित्य का संबंध तीसरे संगम से है। बात समझ में आ गई। अब हम लोग देखेंगे तीन संगम एक नजर में, ये हमने अपना डायग्राम बनाया, टेबल बनाया, ठीक है। तो इसको देखिए, इसमें समझने की बात है कि कुल कितने संगम हुए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ठीक है। इसके अगर स्थल की बात करें तो ये मदुरा में, पहला क्या हुआ मदुरा में, और दूसरा में कपाटपुरम या अलवै, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो है उत्तरी मदुरा, और ये तीनों के तीनों ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में, ठीक है। तीनों के तीनों कहां पे है, तमिलनाडु में। तो प्रथम जो है मदुरा, दूसरा कपाटपुरम या अलवै, तीसरा जो है उत्तरी मदुरा। और जो संरक्षक वंश है तो तीनों का एक ही होगा, पांड्य वंश, पांड्य वंश, पांड्य वंश। यानी कि संगम काल के जो तीन राजवंश है, चेर, चोल, पांड्य, संगम साहित्यों के संरक्षण कर प्रदान करने में चेर और चोल वंश का उतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है जितनी पांड्य वंश का, बल्कि जो तीनों संगम हुए वो एकमात्र पांड्य वंश के ही संरक्षण में हुआ था, ठीक है। इसके बाद जो है अध्यक्षता की बात करें तो प्रथम संगम के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, ऋषि अगस्त। और ऋषि अगस्त के बारे में भी इस बात को समझ लीजिए कि इन्होंने ही, ऋषि अगस्त ने ही उत्तर भारतीय सभ्यता और संस्कृति को दक्षिण भारत लेकर गए थे, ठीक है। एक बात आप समझिएगा, जब मैं आपको वैदिक काल के बारे में बताया था तो ये गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, ठीक है। ये गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, ये दक्षिण भारत आप मान लीजिए, ठीक है। तो यहां सप्त सिंधव क्षेत्र था जो ऋग्वैदिक कार्यों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। फिर वो आर्य लोग इधर से चलकर इधर आ गए, ठीक है। फिर जो है ये ध्यान रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि विदेह माथव नामक जो है एक ऋषि, विदेह माथव, और ये किस में जानकारी मिलती है, शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में इस बात की जानकारी मिलती है कि इस एरिया से वैदिक संस्कृति को पूर्वी भारत की ओर ले जाने का श्रेय किसको जाता है, विदेह माथव को। और ये कौन कहते हैं, शतपथ ब्राह्मण। यानी कि पूर्वी भारत का, अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि पूर्वी भारत का आर्यीकरण किसने किया था, तो वो हो जाएगा विदेह माथव। लेकिन यहां से फिर दक्षिण भारत वैदिक संस्कृति को कौन ले गए, तो दक्षिण भारत वैदिक संस्कृति को ले जाने का श्रेय जो है वो किसको जाता है, ऋषि अगस्त को जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि इन्होंने एक प्रकार से दक्षिण भारत का इन्होंने क्या किया, आर्यीकरण किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा इस फैक्ट्स को, कि जब सवाल आपसे ये पूछा जाए कि पूर्वी भारत का आर्यीकरण करने का श्रेय किसे जाता है, तो वो विदेह माथव हो जाएंगे। और जब दक्षिण भारत के आर्यीकरण यानी दक्षिण भारत में वैदिक संस्कृति को ले जाने का श्रेय किसको जाएगा, तो वो हो जाएंगे ऋषि अगस्त हो जाएंगे, ठीक है। तो अगस्त हो गए। इसके बाद दूसरा जो संगीति हुआ था, संगम हुआ था, वो उसकी अध्यक्षता प्रारंभ में तो अगस्त ने किया, लेकिन बाद में तोलकाप्पियार ने किया। और ये तोलकाप्पियार ऋषि अगस्त के 12 शिष्यों में से एक थे। ऋषि अगस्त के 12 शिष्यों में से
में से एक हो जाएंगे। ठीक है, तो ऋषि अगस्त के 12 शिष्यों में से एक थे तोल्काप्पियर। ठीक है, ऋषि अगस्त हो गए, उसकी अध्यक्षता प्रारंभ में की, बाद में तोल्काप्पियर हो गए। इसके बाद तृतीय संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? नक्कीरर ने। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रथम संगम का परिणाम कोई ग्रंथ नहीं है। क्यों नहीं है? हमने आपको बताया, बाढ़ आ गई थी, बह गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा संगम का एकमात्र उपलब्ध जो साहित्य है वो तोल्काप्पियम, जो ओल्डेस्ट तमिल ग्रामर बुक है। ठीक है, एक मतलब प्राचीनतम उपलब्ध जो तमिल व्याकरण ग्रंथ है तोल्काप्पियम, और तृतीय संगम, शेष सभी संगम साहित्य इसी से संबंधित है। तो ये जो है वो टेबल बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखिएगा। ये बुक्स और नोट्स वगैरह सब में भी जो है नहीं बना हुआ है, तो आप इसको बना सकते हैं, इसको देख सकते हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग तोल्काप्पियम को समझेंगे। ठीक है, अब जो इसका उपलब्ध कोई ग्रंथ है नहीं, अब हम लोग बारी बारी से एक एक पुस्तक का डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और इससे रिलेटेड जो सवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। शेष संभी संगम साहित्य जो है उसके बारे में भी। तो चलिए दूसरा, अब नेक्स्ट जो है हम लोग बात करते हैं तोल्काप्पियम। ठीक है, तो यहां पे देखिए सबसे पहले हमने लिखा तोल्काप्पियम। अब इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो हमने यहां पर रखने की कोशिश की। ठीक है, ये द्वितीय संगम की एकमात्र रचना। ठीक है, और ये क्या है? तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ, तमिल भाषा का ओल्डेस्ट अवेलेबल जो ग्रामर बुक है, वो बुक जो है वो क्या हो जाएगा? तोल्काप्पियम। और इसके रचनाकार कौन थे? तोल्काप्पियर। ठीक है, और ये तोल्काप्पियर कौन थे? अगर इसको लिखना है तो आप लिख लीजिएगा कि ऋषि अगस्त के 12 शिष्यों में से एक, 12 शिष्यों में से एक, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो रचनाकार तोल्काप्पियर और ये ऋषि अगस्त के 12 शिष्यों में से एक थे। और इस पुस्तक पर बाद में किस कमेंट्री लिखा था, टीका लिखा था? इलमपुर नर, नच्ची नरविक नियर और सेनावरेयर। ठीक है, इलमपुर नर, नच्ची नरविक नियर तथा सेनावरेयर ने इस पर जो है वो टीका लिखा था। और ये जो पुस्तक है ना, ये तीन भागों में विभक्त है। उसमें एक में व्युत्पत्ति का उल्लेख है, दूसरे में पदार्थ का, तीसरे में वर्ण विषय का। इसी को सोल, पोरुल और इल्थु कहा गया। यानी कि यह जो पुस्तक है ना, वो तीन भागों में विभक्त किया गया है। इसका जो पहला भाग है उसमें सोल यानी व्युत्पत्ति के बारे में जिक्र है। पोरुल में जो है ध्यान रखिएगा, इसमें सब्जेक्ट के बारे में जिक्र यानी पदार्थ के बारे में, और इसके ऑब्जेक्ट के बारे में। और इसके बाद इसमें जो है तीसरा जो खंड है वो इल्थु यानी वर्ण विषय का उल्लेख किया गया है। और जिस तरह से क्या है कि उत्तर भारत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो मनुष्य के ये चार पुरुषार्थ माने गए, तो दक्षिण भारत में क्या है? तोल्काप्पियम जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में भी अरम, पोरुल, इनवम, विडु, ठीक है, अरम, पोरुल, इनवम, विडु नामक जो है चार पुरुषार्थ का जिक्र है। और यही जो है क्रमशः है वो हो जाएगा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार जो है पुरुषार्थ है, उसको कहते हैं अरम, पोरुल, इनवम, विडु। ठीक है, तो इसका भी उल्लेख मिलता है, धर्म, अरम, पोरुल, इनवम, विडु, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हो गया। दूसरे संगम की एक रचना ऋषि अगस्त द्वारा रचित अगस्त्यम की भी चर्चा आती है, परंतु यह संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होती। ठीक है, यानी एकमात्र जो उपलब्ध साहित्य है वो तोल्काप्पियम है। कुछ विद्वानों के अनुसार अगस्त्यम है, लेकिन इसका पूरा रूप जो है हासिल नहीं है। तो एक बार फिर से कि तोल्काप्पियम दूसरे संगम की एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ है। दूसरा फैक्ट्स है कि जो तोल्काप्पियम है ये ओल्डेस्ट तमिल व्याकरण ग्रंथ है। तीसरी बात कि इस पर टीका जिसने लिखा, कमेंट्री जिसने लिखा था वो इलमपुर नर, सेनावरेयर और नच्ची नार्विक नियर थे। इसके बाद इस पुस्तक के लेखक का नाम जो है वो तोल्काप्पियर थे। तोल्काप्पियर कौन है? तो वो ऋषि अगस्त के 12 प्रिय शिष्यों में से एक है। ठीक है, इसमें जो है किस किस बात की जो है वो चर्चा मिलती है? तो इसमें सोल व्युत्पत्ति हो गया, पोरुल पदार्थ के बारे में और इल्थु वर्ण विषय के बारे में चर्चा मिलती है, यानी तीन
भागों में विभक्त है। और जिस तरह से उत्तर भारत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की चर्चा मिलती है, दक्षिण भारत में इस पुस्तक में यानी तोल्काप्पियम में भी 4 जो है पुरुषार्थ की चर्चा है, जिसको अरम, पोरुल, इनवम, विडु कहकर जो है पुकारा जाता है। ठीक है। और कुछ विद्वानों के अनुसार दूसरे संगम का एक और पुस्तक उपलब्ध है, अगस्त्यम, लेकिन वो पूरा नहीं है और उसकी रचना जो है किसने किया था, वो ऋषि अगस्त ने किया था। इतनी सी बात याद रखना और बहुत महत्वपूर्ण है। आप कल्पना नहीं करेंगे, अभी आने वाले समय में जब आप एग्जाम दोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें जो है कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसके बाद देखिए शेष सभी संगम साहित्य का संबंध जो है वो किससे हो जाएगा, तृतीय संगम से। अब जो शेष संगम साहित्य है ना, वो शेष संगम साहित्य ध्यान रखिएगा कि उसको वास्तव में जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक मेल कणक्कु है, दूसरा कील कणक्कु। मेल कणक्कु जो है वो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, कील कणक्कु जो है वो उपदेशात्मक, इसमें उपदेश कह सकते हैं कि प्रधानता, उपदेश देने की प्रधानता है। और जबकि जब मेल कणक्कु की बात आएगी तो वो जो है वो क्या है, आध्यात्मिक पुस्तक है। इसी प्रकार मेल कणक्कु को फिर से 2 भागों में बांटा गया, ई टूटो गोई पट्टू पाटू। ठीक है। और जब कील कणक्कु की बात आएगी तब हो जाएगा वो पदीण है कील कणक्कु। ठीक है। जब हम फिर से एक बार समझिए, मेल कणक्कु, कील कणक्कु। मेल कणक्कु क्या है, आध्यात्मिक, कील कणक्कु क्या है, उपदेशात्मक। फिर अब आते हैं मेल कणक्कु पे। मेल कणक्कु 2 भागों में बांटा गया है, इटूटो गोई और पट्टू पाटू है। जब हम इधर आते हैं कील कणक्कु तो उसके अंदर 18 ग्रंथ आते हैं और उसी को कहा जाता है पदीण है कील कणक्कु। ठीक है। उसमें 18 ग्रंथ। जब इटूटो गोई की बात करेंगे उसमें 8 ग्रंथ आएंगे। जब हम पत्तू पातू की बात करेंगे उसमें 10 ग्रंथ आएंगे। और जब हम पदीण कील कणक्कु की बात करेंगे उसमें 18 ग्रंथ आएंगे। उसमें सारे ग्रंथ का नाम नर्रीन है, कुरुंथोकेन, गुरुनूरु, पदितु पत्तु, परिपादल, कलिथोके, ऐनानूरु, पुर्णानूरु, तिरुमुरु, कातुपद, नेरुनलवादे, पेरुपनतुरुपद, पत्तनपाले, पोरुनरत्रपद, मधुरै कांजी, सिरुपनत्रपद, मल्लई पातु, कुरिंची पत्तु, मल्ल पदु कदाम। तो ये सब हो गया। तो इतने ग्रंथ है, लेकिन इतने सारे ग्रंथों को आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना। उसमें हमने क्या किया कि जो मुख्य जो सवाल जिससे पूछे जाते हैं जिन पुस्तकों से, उन पुस्तकों को ही हमने यहाँ पर समाहित किया। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये समझ लीजिए कि तमिल है और तमिल को थोड़ा सा रटना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हम लोग तो तमिल भाषी हैं नहीं। ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पर अब देखिए कि शेष सभी संगम साहित्य का संबंध तीसरे संगम से है। इसके उपलब्ध साहित्यों का वर्गीकरण हम 2 भागों में कर सकते हैं, यानी तीसरे संगम के जो साहित्य हैं उन तमिल साहित्यों का वर्गीकरण, उसका जो क्लासिफिकेशन है वो 2 हिस्सों में कर सकते हैं। पहला हो गया मेल कणक्कु। ठीक है। और दूसरा हो जाएगा कील कणक्कु। मेल कणक्कु आध्यात्मिक है, कील कणक्कु उपदेशात्मक। ठीक है। मेल कणक्कु आध्यात्मिक, कील कणक्कु क्या हो जाएगा, उपदेशात्मक। और जो मेल कणक्कु है उस मेल कणक्कु को 2 हिस्सों में बांटा गया। हमने आपको बताया इटूटो गोई और पत्तू पातू। और इटूटो गोई में 8 ग्रंथ है, जबकि पत्तू पातू में 10 ग्रंथ। ये 8 ग्रंथ जो है नर्रीन, कुरुंथोके, अनगुरुनूरु, पदितु पत्तु, परिपादल, कलिथोके, ऐनानूरु, पुर्णानूरु। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। जब 10 ग्रंथ की बात आएगी तो यहां पर जो है तिरुमुरु कातुपदे, नेडु नलवादे, पेरुन पनतरपदे, मधुरै कांची, इस तरह के हैं। ठीक है। तो ये हो गया पदीण कील कणक्कु। अब देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। कील कणक्कु में समझ लीजिए पदीण कील कणक्कु 18 ग्रंथ है और इसमें सबसे जो प्रमुख ग्रंथ है वो है तिरुकुरल। बहुत महत्वपूर्ण है तिरुकुरल या कुरल। इसके लेखक जो है तिरुवल्लुवर। ठीक है। तिरुवल्लुवर लेखक है तिरुकुरल या कुरल के। और तिरुकुरल या कुरल को तमिल भूमि का बाइबल कहा जाता है। ये याद रखिएगा, ये सवाल बहुत बार पूछा गया कि तमिल भूमि का जो बाइबल है वो बाइबल क्या कहलाता है, उसका नाम क्या है। तो वो तिरुकुरल या कुरल है, जिसके लेखक का नाम है तिरुवल्लुवर। और पदीण कील कणक्कु के 18 ग्रंथों में ये सबसे प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। ठीक है। आगे देखिए इटूटो गोई। ये जो इटूटो गोई है, ठीक है, ये आप कह लीजिए कौन सा ग्रंथ है, इटूटो गोई मेल कणक्कु। ठीक है। ये पूरा ग्रंथ जो है वो किसका हो जाएगा, मेल कणक्कु का, मेल कणक्कु। और इटूटो गोई 8 ग्रंथ है। ठीक है। इसमें से प्रमुख देखिए पदितु पत्तु है। ठीक है। और पुर्णानूरु, ये याद रखिएगा
पदीतु पत्तु, इसमें चेर शासकों के बारे में जानकारी मिलती है और पुरनानूरू चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा इसमें दी गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए जो महत्वपूर्ण है वही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि फिर ज़्यादा आपसे जो है वो क्या है कि अगर बताऊं तो आपको शायद हो सकता है, बट मैंने ये देखा कि जिससे सवाल आते वो हमने आपको ज़्यादातर कवर करने की कोशिश की है। तो पदीतु पत्तु या पदीरा पत्तु ये चेर शासकों के बारे में जानकारी देता है और पुरनानूरू इसमें चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा का उल्लेख है। और जब हम पत्तु पातु की बात करते हैं जिसमें 10 ग्रंथ है, उसमें सबसे जो प्रमुख ग्रंथ है वो पत्तिनापाल है और ये रुद्रन कन्नार ने इसकी रचना की। और इसमें यह ध्यान रखिएगा कि इसका जो लेखक रुद्रन कन्नार है, इस पत्तिनापाले जो शब्द है ये पत्तन से निकला है और पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह, ठीक है, ये बंदरगाह, यानी कि इसमें एक बंदरगाह की चर्चा, और वो बंदरगाह क्या है, कावेरी पट्टनम या पुहार। ये तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा, कावेरी नदी पर है, तो कावेरी पट्टनम या पुहार, ये जो है ध्यान रखना है कि ये बंदरगाह था और इसी बंदरगाह को केंद्र में रखकर रुद्रन कन्नार ने पत्तिनापाले लिखा। और उस समय चोल शासक करिकाल था, करिकाल ने इस ग्रंथ के लेखक यानी रुद्रन कन्नार को 60,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी। ये करिकाल के बारे में आगे हम देखेंगे कि चेर चोल पांड्य शासक है ना, तो उसमें चेर शासक में जैसे उदयन जेरल है, नेडुंजेरल आदन है, पलियान शैल कैलू कुट्टूवन है, शेन गुट्टूवन है, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, चेर शासक। उसी तरह से जब हम चोल शासक की बात करेंगे तो चोल शासक में उर्वप हर्रे इलंज चेन्नी हो गया और उसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण शासक हो जाएगा वो करिकाल हो जाएगा। तो ये करिकाल वगैरह के बारे में बहुत सवाल पूछा जाता है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मैं कोई भी ऐसी उटपटांग बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आपको थोड़ा सा तमिल भाषा है तो सुनने में आपको हो सकता है कि थोड़ा एब्सर्ड लगे या आपको लगे कि असहज महसूस करें, लेकिन ओवरऑल इतना तो जरूरी है पढ़ना, ठीक है। तो ये हो गया, तो बात समझ में आ गई कि इटूटो गोई जो 8 ग्रंथ है उसमें महत्वपूर्ण ग्रंथ है पदीतु पत्तु या पदीरा पत्तु और दूसरा है पुरनानूरू। तो पदीतु पत्तु या पदीरा पत्तु इसमें चेर शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, पुरनानूरू में चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा के बारे में जानकारी मिलती है। जब हम उधर की बात करें तो पत्तु पातु में प्रमुख ग्रंथ जो है पत्तिनापाल है जिसके रचयिता रुद्रन कन्नार थे और कावेरी पट्टनम या पुहार का इसमें विशेष रूप से उल्लेख मिलता है और करिकाल ने इस ग्रंथ के लेखक को 60,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी, ठीक है, 60,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी। इसके बाद अब यहां पे समझिएगा कि हमने आपको बताया इटूटो गोई के प्रमुख ग्रंथ, पत्तु पातु के प्रमुख ग्रंथ, पदी ने कील कड़क्कू में तिरुकुरल या कुरल के बारे में बताया और जिसे तमिल भूमि का बाइबल कहकर पुकारा जाता है। तो इतनी बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे संगम साहित्य के 3 महाकाव्यों के बारे में, ठीक है, संगम साहित्य के 3 महाकाव्यों के बारे में। तो फिलहाल आज इतना ही, कल मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।